हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बेटर होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे हिप प्रिजर्वेशन के बारे में। हिप प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए और इसके आउटकम्स कितने हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो हिप प्रिजर्वेशन के लिए बात करने से पहले हम लोग चालू करते हैं टॉपिक जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन। जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये ऑर्थोपेडिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग जॉइंट प्रिजर्वेशन, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, जो इन दोनों को इंक्लूड करती है, जिससे कि हम लोग अच्छे आउटकम्स ले सकें, जॉइंट्स की मोबिलिटी ले सकें और पेन फ्री हो सके। तो इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में और हिप प्रिजर्वेशन के बारे में। हिप प्रिजर्वेशन पर अगर हम जाएं तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम लोग जॉइंट्स के रीशेपिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं और उसकी मोबिलिटी रिस्टोर करते हैं। और इसके सहायता से हम लोग जॉइंट्स का पेन, जो हम लोगों का मेन होता है, जॉइंट्स का पेन कम करते हैं, उसकी मोबिलिटी बढ़ाते हैं और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, जो जॉइंट का घिसाना है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसकी दर कम करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जॉइंट्स में ये पेन या हिप प्रिजर्वेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी क्या कंडीशंस है जिसमें हम लोगों को हिप प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हिप ख़राब होने के क्या कॉजेज़। तो सबसे पहले जो मेन कॉज होता है हिप प्रिजर्वेशन के लिए, वो हो सकता है जैसे लेब्रल टियर हो, जो लेब्रम होता है हिप जॉइंट्स के अंदर, जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है, उसको वैक्यूम प्रोवाइड कराता है, उसको कुशनिंग का काम करता है। अगर यहाँ टियर हो जाता है तो ये लेब्रम बीच में मोमेंट्स में अटकने लग जाता है, जिससे कार्टिलेज ख़राब होने लग जाते हैं और हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस चालू हो जाते हैं। ऐसा लेब्रम ख़राब होने के मेन जो कॉजेज़ हैं वो एक तो ट्रोमेटिक होता है और दूसरा रिपीटेड ट्रॉमा होता है, क्रॉनिक ट्रॉमा होता है, जो धीरे धीरे हो करके लेब्रम का टियर बन जाता है। इसी कड़ी में फीमोरल एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट भी आता है, जिसमें केम रीजन में सबसे ज़्यादा लेब्रल टियर होता है और ये सब कंडीशंस होती है। तो लेब्रल टियर की डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो एमआर ऑर्थोग्राम है। एमआरआई अगर हम नॉर्मल भी करते हैं तो उसमें सूडो लेब्रल टियर या गुंजाइश रहती है कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम रहे। तो इस कंडीशन में हम लोग जॉइंट्स में एक डाई डालते हैं और उसके बाद एमआरआई करते हैं, जिसे एमआर ऑर्थोग्राम बोलते हैं, जिसमें कि अगर लेब्रल के नीचे डाई जाती है वो हमको एमआरआई पर दिखाई देती है, तो वो कंफर्मेशन होता है कि लेब्रल टियर हो चुका है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक हम ऑर्थोस्कोपी करके भी लेब्रल टियर जान सकते हैं कि कहाँ पर हो रहा है, और इसका ट्रीटमेंट भी उसी से रिलेटेड रहता है कि हम लेब्रम को एंकर्स की सहायता से अपनी जगह पर वापस से बांध दें ताकि लेब्रल टियर रिपेयर हो सके। और अगर इसका कोई एसोसिएटेड कॉज है, जैसे फीमोरल एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट अगर हो रहा है, तो केम लीजन है, तो फीमर की बॉल के वहाँ पर हम लोग जो घिसावट कर दें जिससे कि वो जो उभार है वो कम हो जाए, या फिर एसिटाबुलम के वहाँ पर जो उभार है या वहाँ जो गड़बड़ी है उसको हम लोग रब करके और सही कर दें ताकि वो इम्पिंजमेंट ख़त्म हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉज है जिसमें कि हम लोगों को हिप प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो आता है फीमोरल एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट, जैसे हम लोगों ने लेब्रल टियर में बात किया है। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो कैम लीजन होता है, जिसमें कि जो फीमर की बॉल होती है वहाँ पर एक्सेस ग्रोथ हो जाती है और वो जा कर के सॉकेट पर हिट होती है और लेब्रम को टियर कर देती है या इम्पिंज कर देती है। उसके अलावा दूसरा होता है जब सॉकेट वाला जो एसिटाबुलर का पार्ट होता है वहाँ पर आउटग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हुई होती है, जिसे पेंसार लीजन कहते हैं, और ये जब फीमर नेक से हिट होता है तो भी लेब्रल टियर हो जाता है। इसके अलावा तीसरा जो टाइप होता है एफएआई का, वो होता है सब स्पाइनस लीजन, जिसमें कि एसिटाबुलर सॉकेट के ऊपर जो बोन होती है इलियक स्पाइन का, वो ज़्यादा ग्रो हो जाता है, और वो जब भी हिप मोमेंट होता है, बॉल्स जा कर के मोमेंट करती है, तो लेब्रम इम्पिंज होने लग जाता है, हिट होने लग जाता है और उससे टियर हो जाता है। तो जब एफएआई का ये लीजन्स बनते हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कॉम्बिनेशंस में भी हो सकते हैं। तो इन लीजन्स के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फर्स्ट तो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं,
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं और मेडिसिन्स देते हैं। पर अगर इससे भी हम लोगों को रिलीफ नहीं होता है तो फिर हम लोगों को सर्जिकल ट्रीटमेंट पर जाना रहता है, जिसमें हिप आर्थ्रोस्कोपी की सहायता से हम लोग इन्वॉल्व लीजन को जो प्रोमिनेंस होता है उसको रब करते हैं बर्स से, उसका प्रोमिनेंस ख़त्म करते हैं, और अगर लेबरल टीयर हुआ होता है तो उसको रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग नॉर्मल मोबिलिटी गेन कर सकें और हिप जॉइंट को प्रिजर्व कर सकें। इसके अलावा जो तीसरा कारण है जिसमें हम लोगों को हिप प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है वो होता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स जैसे हो जाते हैं, वो भले ही एसिटाबुलम में हो या फिर फीमर में हो। इसमें हम लोग प्रॉपर फिक्सेशन कर सकते हैं, जैसे एसिटाबुलर के लीजन्स में प्लेट्स वगैरह लगा करके, ट्रैक्शंस दे करके, स्केलेटल ट्रैक्शन दे करके, और फीमर में जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें हम लोग प्रॉपर कंडीशंस पर उसको फिक्स करके या वल्गस ऑस्टियोटॉमी करके और हिप जॉइंट्स को बचा सकते हैं। अगली कंडीशंस जिसमें कि हम हिप प्रिजर्वेशन की ओर जाते हैं वो होता है हिप डिस्प्लेजिया। हिप डिस्प्लेजिया मेनली जब एसिटाबुलर सॉकेट जो होता है वो प्रॉपरली डेप्थ नहीं बनता है, उसमें डेप्थ की कमी रहती है, जिसके कारण कि हम लोगों के मोमेंट्स और हिप जॉइंट के आउटकम्स में जो भी पेन वगैरह चालू हो जाता है, ये बेसिकली जन्मजात भी होता है। इसका मेन रीज़न हम लोगों को पता नहीं रहता है। ट्रॉमेटिक नहीं होता है, ये जन्मजात होता है। वो कभी किसी भी एज में, भले वो चाइल्डहुड में या एडल्ट में, आपको जाकर इफ़ेक्ट कर सकता है और सिम्टम्स देने लग जाता है। तो हिप डिस्प्लेजिया के इस कंडीशंस में हम लोग जब पेल्विक ऑस्टियोटॉमीज करके और एसिटाबुलर का डेप्थ गेन करते हैं और फीमर के हेड को कवर करते हैं, जिससे कि हम लोगों को लेबरल टीयर वगैरह नहीं होता है, इम्पिंजमेंट नहीं होता है और पेन रिड्यूस हो जाता है। तो इन ऑस्टियोटॉमी की सहायता से हम लोग हिप जॉइंट्स को प्रिजर्व कर पाते हैं। इसके बाद जो कंडीशंस आती है जिसमें कि हम हिप प्रिजर्वेशन के लिए जा सकते हैं वो मेनली है AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड। इस कंडीशंस के बारे में हम लोग एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि कोविड के टाइम पर जो कॉजेज़ हैं AVN के, जैसे स्टेरॉइड इंटेक या ट्रॉमा वगैरह, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी है, और इससे हम लोग कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में भी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने डिटेल बात करी है, जिसमें हम हिप ऑर्थोस्कोपी करके और लीजन जहाँ हो रहा है, जहाँ पर हिप जॉइंट इफेक्ट हो रहा है, फीमर का बॉल इफेक्ट हो रहा है फीमर हेड का, वहाँ जा कर के उसको डिकम्प्रेस करके वहाँ बोन मेरो एस्पिरेट्स डालकर या बोन ग्राफ्टिंग करके हम लोग हिप जॉइंट्स को बचा सकते हैं। इसके बाद अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, जिसमें कि हम लोगों को हिप जॉइंट्स को बचाना रहता है, जिसमें कि अगर कार्टिलेज इंजर्ड हो जाता है या फिर कार्टिलेज में चेंजेस आ जाते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस करके हम लोग वहाँ माइक्रो फ्रैक्चर्स और बोन मेरोज वगैरह करके और हिप जॉइंट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशंस रहती है, जैसे स्नैपिंग हिप सिंड्रोम होता है, जिसमें कि इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज़ रहते हैं, जिसमें कि हिप जॉइंट इफेक्ट होते हैं, जैसे इलियोसॉस मसल इम्पिंजमेंट हो रहा हो या टेंसर फेशियल आर्टरी इम्पिंजमेंट हो रहा हो, तो इन लोगों को हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करके या फिर सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू ट्रीट करके और हिप जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर इंट्रा आर्टिकुलर कॉजेज इसमें होते हैं स्नैपिंग के, जैसे कि लूज़ बॉडी होना या कार्टिलेज लीजन होना, तो हम हिप ऑर्थोस्कोपी करके वो लूज़ बॉडी को रिमूव कर सकते हैं और कार्टिलेज लीजन्स को ट्रीट करके और हिप जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस में यंग एडल्ट्स में हम लोग जैसे 20 से 30 साल के एज ग्रुप या अप टू 50 इयर्स के एज ग्रुप के पेशेंट्स में हम लोग हिप प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग कॉजेज़ को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं वो हम लोगों ने संक्षिप्त में बात करी है, और हिप जॉइंट को हम बचा सकते हैं। ये हिप जॉइंट को बचाने का मेन उद्देश्य रहता है कि अगर अर्ली एजेस में लेस देन 50 इयर्स की एज में अगर हम लोगों को हिप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग अगर रिप्लेसमेंट के लिए जाने से पहले ही अगर हिप को बचा लेते हैं तो उसकी जो लाइफ है हिप की वो बहुत अच्छी रहती है। और अगर हम लोगों का प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट लेट होता है, जो कि ज़्यादातर 15 से 20 साल अगर इम्पोर्टेंट इम्प्लांट्स यूज़ किया जाए तो चलता है, तो हमारा एक लाइफ स्पान पूरा हो सकता है। अगर हमको अर्ली हिप रिप्लेसमेंट पर जाना पड़ता है 20 से 30 साल की एज में ही,
तो ये 20 जब भी ये रिप्लेसमेंट किया जाता है तो ये 20 साल के बाद हमको सेकेंडरी हिप रिप्लेसमेंट पर जाना रहता है, जिसकी लाइफ स्पान बहुत कम होता है, जो इतना लंबा नहीं चलता है। तो हम लोगों को रिपीटेड सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हम लोगों की डेली एक्टिविटीज़, डेली लाइफ अफेक्ट होती है इससे। तो इसलिए हिप प्रिजर्वेशन अगर हम लोग करके हमारे हिप जॉइंट की लाइफ बढ़ा सकें और हम लोग हिप रिप्लेसमेंट को डिले कर सकें तो ये बहुत अच्छी कंडीशंस हैं। तो हम लोगों को अगर ऐसे कोई भी दिक्कत अगर आप हो रही है, पेशेंट्स को कोई भी तकलीफ़ हो रही है, तो अर्ली फिजिशियन या सर्जन्स ट्रीटमेंट लेकर के उनको दिखा करके डायग्नोसिस बना करके और हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि हम लोग हिप जॉइंट्स को बचा सकें। तो हिप से रिलेटेड हम लोगों ने संक्षिप्त में कवर करने की कोशिश की है कि हिप जॉइंट को कैसे बचाया जा सकता है, उसमें क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं जिसको हम लोगों को पहले से एड्रेस करके हिप जॉइंट को बचाना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोगों से प्लीज़ कांटेक्ट करिए, हम लोग आपका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। नमस्कार।